हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट बिहार या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने यदि एईसी पेपर फर्स्ट यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में हिंदी सब्जेक्ट रखा है तो आप सभी के लिए आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बात करें बच्चे हम लोग एमआईएल हिंदी की, तो अभी देखिए पहला यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं और पहला यूनिट का आज ये दूसरा क्लास होगा। पहली क्लास में जैसे कि मैंने आपको हिंदी भाषा के ध्वनियों के बारे में पढ़ाया था, और देखिए आज की जो ये दूसरी क्लास रहने वाली है, जहां पर बच्चे हम लोग लिपि और उसके आवश्यकताओं को देखेंगे, साथ में लिपि की क्या विशेषताएं हैं, इसका जो महत्व है वो क्या है, भारत में लिपि का विकास किस प्रकार से हुआ। तो इस तरह से जो है आपको कई सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। साथ में लिपि और भाषा का संबंध क्या है, हम इसको भी जानेंगे। तो कंप्लीटली जो है क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बच्चे फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोग सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच, ताकि सारे स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर सके और यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे, लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली क्लास जो है आपको डेली शाम को 8 बजे मिल सकेगी। आइए बच्चे हम लोग टॉपिक को समझते हैं। तो टॉपिक को समझने के क्रम में देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिपि आखिर होता क्या है ना। लिपि के अर्थों को समझेंगे और फिर इसकी परिभाषाओं को जानेंगे। तो लिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चे, लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लेखन शैली। लेखन शैली कहिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि लिखने का जो स्टाइल होता है वही स्टाइल जो है आपका क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो लिपि कहलाता है। क्लियर है। अगर आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछल जाएगा कि लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप आराम से कह दोगे कि लिखने की स्टाइल यानी कि लेखन शैली। ठीक है, स्टाइल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, शैली कहते हैं। तो लेखन शैली को ही क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। अब चलिए हम जानते हैं इसकी परिभाषाएं क्या हो सकती है। तो अभी आपने जो इसके अर्थ को देखा, तो इससे एक छोटा मोटा तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि एक भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्हों का उपयोग किया जाता है वही क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, लिपि कहलाता है। ठीक है, जो भी अगर कुछ भी लिखना हो आपको, तो आप उस लेखन में, जैसे सपोज कीजिए मैं राम लिखता हूं, तो यहां पर जो मैंने राम लिखा है, तो आप देख रहे हो कि अलग अलग प्रकार से कई तरह के चिन्हों का हमने यहां पर इस्तेमाल किया है। तो यही चिन्ह प्यारे बच्चे क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। आगे देखेंगे तो जैसे कि हमारा हिंदी भाषा जो हो जाता है, हमारा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा गया, तो आप कहोगे गुरुजी यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप कहोगे गुरुजी देवनागरी लिपि। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी भाषा की लिपि, तो आप कहोगे गुरुजी रोमन लिपि। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ ले। चलिए आगे देखेंगे हम लोग लिपि के विकास क्रम को, कि आखिर लिपि का जो विकास रहा है ये कैसे हुआ, और भारत में फिर लिपि का विकास कैसे हुआ, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कहा जाता है कि एक अनुमान के आधार पर विभिन्न जानकारियों को व्यवस्थित रखने और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लिखने की कला की उत्पत्ति भी हुई होगी। ठीक है, इसके कहने का मतलब है बच्चा कि आप जो कुछ भी जानकारी को अगर व्यवस्थित करना चाह रहे हो या फिर किसी के बीच में अपनी विचारों को रखना चाह रहे हो, तो जब इस तरह की परिस्थितियां आई तो उसी समय जो है इस लिखने की कला का उत्पत्ति हुआ होगा, यानी कि इसका विकास हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। समझ गए ना। इसके बाद कहता है कि प्रारंभ में जो है जादू टोना पर खींची गई लकीरें। अब देखिए प्रारंभिक समय में जो है लिपि को कब देखा गया, तो जैसे जादू टोना पर जो है लकीर खींच करके होता है ना, जादू टोना ऐसे ऐसे लकीर कुछ भी बना करके अपना जो कुछ करता रहता है वो सब, तो जादू टोना पर खींची गई लकीरों के माध्यम से। इसके बाद जो है धार्मिक प्रतीकों के चिन्हों, ठीक है, जैसे मान लीजिए ईसाई धर्म है तो वहां पर आप क्या देखते हैं, कुछ इस प्रकार का सिंबल, प्लस का सिंबल बना रहता है बच्चा जी, है ना। तो आप इसी प्रकार से जो है क्या देखोगे कि धार्मिक प्रतीकों के चिन्हों या फिर कहे तो पहचान के लिए बनाए गए घरों, यानी कि जैसे कि घड़ा हो जाता है आपका, वो जानते हो ना, मिट्टी का जो घड़ा बना रहता है इस प्रकार से, तो ये पहचान के लिए कुछ चित्रों को भी लिपि के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए किसी वस्तु को सजाने के लिए बनाया गया चित्र, कोई सा भी डिजाइन वगैरह जो किसी वस्तु को सजाने के लिए, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे पात्र होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे वस्तुएं होती है जिस पर अलग अलग प्रकार के जो है चिन्हों का प्रयोग करके उस पर क्या किया जाता है, तो अलग अलग डिजाइन खींचे जाते हैं। तो इन सब में प्यारे बच्चे जो है सबसे पहली बार इस लिपि को तराशा गया था। कहने का मतलब कि इस लिपि को सबसे पहली बार यहीं पर देखा गया था।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग। इस संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न उपलब्ध लिपियों का अध्ययन करके लिपि के विकास की ऐतिहासिक क्रम को कुछ इस प्रकार से बांट दिया है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी जो है, उन्होंने जो आपके लिपि का विकास का क्रम रहा है वो कैसे धीरे धीरे जो है एक व्यवस्थित लिपि के रूप में आपके बीच विकसित होकर आया, उसके सभी कालक्रमों को क्या किया है तो कुछ सूचीबद्ध तरीके से बांट दिया है। इस क्रम में जो सबसे पहले आता है वो आपका आता है चित्रलिपि। ठीक है, चित्रलिपि, इसके बाद आता है आपका सूत्रलिपि, फिर आता है प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि, और बच्चे पांचवा आता है भाव ध्वनि मूलक लिपि, और सबसे विकसित और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका छठा चरण रहा है इसका, वह है ध्वनि मूलक लिपि। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद रख सकते हैं बच्चा जी। कैसे याद रख सकते हैं तो चित्र सूत्र प्रतीक भाव का भाव ध्वनि और मूलक रूप, है ना, बड़ा सुंदर तरीके से। आप कहोगे गुरुजी इसको हम बैठाएंगे कैसे इस सांचे पर, तो देखिए चित्र कहने से आपका चित्रलिपि हो गया, सूत्र कहने से आपका सूत्रलिपि हो गया, प्रतीक कहने से आपका प्रतीकात्मक लिपि हो गया, भाव कहने से आपका भाव मूलक लिपि हो गया, और का यहां पर मैंने ट्रिक बनाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। फिर भाव ध्वनि है तो भाव ध्वनि से आपका भाव ध्वनि मूलक लिपि हो गया, और मूलक रूप यानी कि मूलक से हो गया आपका ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस लिपि के विकास की जो ऐतिहासिक क्रम रहे हैं उस सभी क्रमों को याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे बच्चे हम लोग कि भारत में अब लिपि का विकास कैसे होता है। तो भारत में लिपि के विकास के संबंध में विद्वानों का कुछ मत है, और उस मत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भारत में जो लेखन कला का विकास है बच्चे वो 4वीं ईसा पूर्व में देखा गया था। कौन से ईसा पूर्व में बच्चे? 4वीं ईसा पूर्व से ही जो है भारत में इस लेखन कला के विकास को देखा जाता है। हालांकि ध्वनि मूलक लिपि जो रही थी, देखो ये जो छठा चरण मैंने अभी आपको बताया है ध्वनि मूलक लिपि, ये ध्वनि मूलक लिपि जो है लिपि के विकास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, तो देखिए आपका जो ये ध्वनि मूलक लिपि है इसमें कई सारे ऐसी विशेषताएं पाई गई जो एक लिपि में होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें जो है अक्षरात्मक लिपि की विशेषता देखने को मिली, साथ में बच्चे इसमें वर्णात्मक लिपि की विशेषता देखने को मिली। अक्षरात्मक लिपि कहने का मतलब हुआ कि इसमें अक्षर वगैरह सब देखने को मिला, वर्णात्मक लिपि जिसमें वर्ण वगैरह देखने को मिला। तो ये सारे चीजों हम जो मान लीजिए कोई भी चीज बोलते हैं बच्चा जी, तो हमको उसमें अक्षर या फिर वर्ण को शामिल करना होता है। सपोज कीजिए मैंने लिखा यहां पर राम, फिर से देखिए राम मैंने लिखा तो यहां पर देखिए र लिखा हुआ है, र का भी एक अलग अलग खंड होता है, र हलंत अ होता है ना जी। और इसके बाद देखिए प्लस में आ लगेगा इसमें, है ना। फिर म की बात करते हैं तो म हलंत अ। तो इस प्रकार से चीजों का खंडन करके जो है क्या किया जाता है तो एक लिपि अपने जो है भाषा का निर्माण करता है, समझ गए ना। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहां पर क्या, ये जैसे देखिए ये पूरा का पूरा र एक वर्ण कहलाएगा, लेकिन ये जो आपको यहां पर एक खंडन दिख रहा है इसका, ये अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। तो इस प्रकार से जो है आपको भारतीय लिपि में विशेषताएं देखने को मिली जो कि आपके ध्वनि मूलक लिपि के अंतराल में देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह के लिपियों की जब विशेषताओं की बात करते हैं बच्चे तो आपको रोमन लिपि और नागरी लिपि, नागरी को आप देवनागरी भी कह सकते हैं जिस भाषा में जिस लिपि में जो है आपकी हिंदी भाषा लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि। अभी मैंने हिंदी के तो कई सारे एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, जैसे कैसे राम का खंडन हमने किया, तो आप हिंदी भाषा में तो देख लिए, अर्थात आप देवनागरी लिपि में देख लिए। इसके बाद देखिएगा तो रोमन लिपि की बात करते हैं तो बच्चे रोमन लिपि में जैसे कि इंग्लिश लिखा जाता है, तो इंग्लिश में हमने सपोज करो ये इंग्लिश में राम लिखा, तो क्या इसको भी तो हम खंडन करके लिख सकते हैं सर, R प्लस A प्लस M लिखते हैं कि नहीं बच्चे, इस प्रकार से। तो यहां पर भी जो है आपके वर्णात्मक और आपके जो है अक्षरात्मक लिपि देखने को मिल जाती है। इसीलिए आपके जो है ध्वनि मूलक लिपि के विकास क्रम को जब हम देखेंगे तो यह आपके लिपि के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट रहा था। हालांकि प्राचीन भारत की जब बात करते बच्चे तो आपकी लिपियों की जानकारी जो है यह 3 लिपियों की जानकारी मिल पाती है प्राचीन भारत में। वह कौन कौन सा लिपि है तो देखिए सबसे पहले बात करें सिंधु घाटी लिपि की। सिंधु घाटी लिपि जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है ना, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो वही बात है आपका यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आपका क्या हो जाता है, सिंधु घाटी लिपि हो जाता है।
फिर देखेंगे हम लोग दूसरा जो है ब्राह्मी लिपि और तीसरा जो है आपका खरोष्ठी लिपि। ये 3 लिपियां हो गई। अब देखो इस 3 लिपियों की जब बात करते हैं तो इसमें आपका सिंधु घाटी लिपि जो है ये ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। कहोगे सर क्यों नहीं प्रचलित हो पाया? तो यह केवल और केवल जो है सिंधु घाटी सभ्यता तक सीमित रह गया, इसका आगे प्रचार प्रसार देखने को नहीं मिला, इसलिए धीरे धीरे जो है इसका अस्तित्व क्या हो गया बच्चे, खत्म हो गया। बाद में चलकर जो है आपके प्राचीन काल में देखने को मिला कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि जो है वह धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार के जरिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब काफी लंबा समय बीत गया तो उसके बाद ऐसा देखा गया बच्चा जी कि आपका जो है ये खरोष्ठी लिपि भी उतना ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। कहोगे सर खरोष्ठी लिपि खरोष्ठी लिपि को क्या हो गया? तो चलिए इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताता हूं। फिलहाल देखिए सबसे ज्यादा जो प्रचलित लिपि रहा था बच्चे वह आपका कौन सा लिपि बच गया? तो एक ब्राह्मी लिपि जो है यह काफी प्रचलित बच गया और इसलिए जो है इस लिपि को हम लोग राष्ट्रीय लिपि का भी दर्जा देते हैं। कौन से लिपि का दर्जा देते हैं बच्चा? राष्ट्रीय लिपि का। तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से जो है किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि कहा जाता है? तो आप कहोगे सर राष्ट्रीय लिपि, हाँ तो आपका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, है कि नहीं? राष्ट्रीय लिपि किसको कहते हैं? तो आप कहोगे ब्राह्मी लिपि को। और देखिए एक बात और याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि जो है यह सभी लिपियों की जननी मानी जाती है बच्चे, है ना। जननी कहने का मतलब जन्म देने वाली, है ना, मतलब यहां से काफी सारी लिपियों का विकास हुआ। अब देखो ब्राह्मी लिपि के बारे में तो आप एक छोटी सी जानकारी हासिल कर लिए, लेकिन अभी अभी जो लुप्त हुआ था आपका खरोष्ठी लिपि उसके बारे में भी तो कुछ जानना है कि नहीं। देखिए खरोष्ठी लिपि कैसे लुप्त हो गया? तो खरोष्ठी लिपि जो है प्यारे बच्चे देखो क्या होता है कि यह केवल और केवल पश्चिमोत्तर भाग में रह जाता है, ठीक है। पश्चिम और उत्तर भारत के जो पश्चिम और उत्तरी भाग हैं केवल उन्हीं भागों में इसका विकास क्रम देखने को मिलता है, इसके आगे जो है इसका प्रचार प्रसार नहीं होता है। लेकिन हम बात करेंगे बच्चे जो आपकी ब्राह्मी लिपि थी यह धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलता चला गया, इसीलिए इसका जो विकास क्रम रहा ये काफी लंबे समय तक। चलिए अब आगे बात करते हैं खरोष्ठी लिपि की बच्चा। तो जैसे देखिए अभी वर्तमान में आप उर्दू लिपि को जानते हो, उर्दू मुस्लिम वगैरह सब जो है पढ़ता है ना, उर्दू भाषा। तो देखिए उर्दू लिपि की जब बात करते हैं बच्चे तो उर्दू कैसे लिखते हैं हम लोग? जैसे मान लो कि हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में हम लोग बामा साइड से शुरू करते हैं, दहिना साइड की तरफ लिखते चले जाते हैं। उर्दू लिखने वाले बच्चे जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं? ये कॉपी में इसे दहिना साइड से लिखना शुरू करता है और ये बामा साइड की तरफ भागता चला जाता है। कुछ इस प्रकार से उस लोगों की लेखन शैली होती है, समझ गए ना। तो आपका जो बच्चा खरोष्ठी लिपि था ना, ये खरोष्ठी लिपि भी ऐसे ही लिखा जाता था। कैसे? तो जैसे उर्दू लिखा जाता है, मतलब आप कहोगे गुरुजी ये भी क्या दहिना कात से जो है बामा कात लिखा जाता था? तब बिल्कुल सही बात है कि आपका खरोष्ठी लिपि जो है ये भी आपका दहिना कात से कैसे लिखा जाता था भाई? दहिना साइड से बामा साइड लिखा जाता था। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, याद रखिएगा कि आपकी जो खरोष्ठी लिपि है ये कैसे लिखी जाती है? तो आप कहोगे गुरुजी दाहिना साइड से बायां साइड लिखा जाता है। लेकिन बात करें बच्चा जी आपके ब्राह्मी लिपि की, तो ब्राह्मी लिपि जैसे हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं ना, हिंदी में देवनागरी लिपि को लिखते हैं जैसे ऐसे बायां साइड से लिखते हैं और दहिना तरफ लिखते चले जाते हैं, वैसे ही आपका ब्राह्मी लिपि भी लिखा जाता है, समझ गए। तो ये दो बात याद रखिएगा, यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछल जा सकता है। आगे देखेंगे जो आपकी ब्राह्मी लिपि है प्यारे बच्चे, ब्राह्मी लिपि का जो प्रचार प्रसार है ये लगभग 350 ईस्वी तक देखने को मिला था और इसीलिए जो है आपका ब्राह्मी लिपि जो है काफी विकसित भी हुआ और विकसित होने के साथ साथ जो है इसके कई सारे रूप भी देखने को मिले, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि ब्राह्मी लिपि जो है ये क्या है, सभी लिपियों की जननी मानी जाती है बच्चे। क्या माना जाता है? बहुत सारे लिपियों की जननी मानी जाती है, इसलिए इसमें जो है बाद में चलकर इसके कई सारे रूप देखने को मिले, जैसे कि आपका शारदा हो गया, कुटिल हो गया, देवनागरी हो गया। तो ये सब जो है प्यारे बच्चे कहां से आ जाता है? तो ये आपका ब्राह्मी लिपि से आ जाता है, समझे कि नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आपका शारदीय लिपि है, कुटिल लिपि है और देवनागरी लिपि है, यह आधुनिक उत्तर भारत की लिपियों में क्या माना जाता है प्यारे बच्चे? ये सबसे प्रचलित और सबकी जननी मानी जाती है। जो भी लिपियां बाद में चलकर विकसित हुई उन सभी लिपि की जननी कौन कौन मानी जाती है? तो आपका शारदा लिपि, कुटिल लिपि और फिर बच्चे नागरी लिपि। चलिए आगे देखेंगे, ये तो आपके विकास का क्रम रहा था लिपि का। तो आप लोग एक बार बच्चा कमेंट करके बताना गुरुजी आप लोगों को क्या कहते हैं, आपके लिपि क्या है, लिपि की परिभाषा और इसका विकास क्रम, फिर भारत में ये कैसे विकास हुआ, ये चारों चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब आइए आगे जब हम बात करेंगे तो लिपि के महत्वों को देखेंगे। देखिए लिपि का क्या महत्व रहा है और लिपि की क्या उपयोगिता रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में देखो इस टॉपिक सबसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने वो सारे प्रश्न को आपके बीच इंक्लूड किया है यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे बच्चे जी, यहाँ पर देखिए तो लिपि के महत्वों को अगर समझते हैं
तो एक बात बता देता हूं आपको, देखो ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि यहां पर चीजें लिखी हुई है, आप बिना टाइम वेस्ट किए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी बातें ये समझ लीजिए कि आपकी जो लिपि है प्यारे बच्चे, है ना, लिपि के बारे में आपने क्या देखा, तो लिपि के बारे में देखा कि भाई इसके जरिए हम अपनी बातों को, ठीक है, हम अपनी भावनाओं को, या फिर बात करें बच्चे तो अपने विचारों को, ठीक है, एक दूसरे के बीच क्या कर पाते हैं, साझा कर पाते हैं। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, वो दो तरीका बच्चा जी कौन हो सकता है, तो सबसे पहला बात तो आपका एगो जो है बोल करके हो सकता है, क्या करके हो सकता है, बोल करके, और दूसरा जो है आपका लिख करके, क्योंकि आप लिखोगे भी तो लिपि ही, आप बोलोगे भी तो वो भी जो है आपकी भाषा किससे बनेगा, लिपि से बनेगा। तो इस दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिपि को व्यक्त कर सकते हैं बच्चे। अब देखिए ये दो तरीके कहां पर यूज होंगे, जैसे मान लीजिए बोलकर कहां पर अपनी बातों को रख पाएंगे आप, तो जब कोई व्यक्ति आपके सामने होगा, सामने से अगर कोई व्यक्ति आपके पास होगा तो आप उसको कह करके, बोल करके क्या करेंगे, आराम से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, या फिर कहे तो अपने विचारों को समझा देंगे। लेकिन मान लीजिए जो व्यक्ति आपसे दूर है, तो आपसे दूर रहता है, तो आप उसको जो है कैसे समझा पाओगे, तो इसके लिए पुराने जमाने में चिट्ठी पत्री हुआ करता था, है कि नहीं, और नया जमाना में तो भाई अब सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग व्हाट्सएप पर बहुत सारे सोशल साइट्स है, उस पर एकदम चैटिंग कर लेते हैं धकाधक, है कि नहीं, तो तुरंते जो है हमारा विचार उसके पास चला जाता है और उसका विचार हमारे पास चला आता है। तो इस तरीके से बच्चे जो है हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को या फिर विचारों को क्या कर पाते हैं, लिपि के माध्यम से साझा कर पाते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर लिपि आएगा कैसे, कहोगे गुरुजी यहाँ पर लिपि कैसे आएगा, तो इतने बात बताएं तो तब तो तुमको समझे जाना चाहिए। जैसे देखिए अगर हमने कुछ लिखा है ना, कुछ लिखा कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने इस चीज को हिंदी में लिखा, तो हिंदी में लिखल है तो कौन लिपि, तो आप कहोगे गुरुजी देवनागरी लिपि। आज जैसे मैं कहूं कि व्हाट आर यू डूइंग, जैसे मैं कहूं व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहोगे गुरुजी ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, तो यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपका रोमन लिपि हो गया। तो इस तरीके से जो है बच्चे आप कह सकते हो कि लिपि का बस इतना सा महत्व है हमारे लिए। चलिए तो यहां पर भी मैंने चीजों को वही लिखा है, आप इसको पढ़िएगा तो आपको यही चीजें अंदाजा लगेगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से भी ये सारे के सारे जो है आपके लिपि के इंपोर्टेंस हैं, सभी का एक ही मात्र जो है ये आपका अर्थ निकल कर आएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चा जी, तो आगे आपका जो यहां से देख लीजिए, अब क्वेश्चनवा जो है आपके पेपरवा में कैसे पूछल गई है। जैसे देखिए क्वेश्चंस आपके मुंगेर यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, और फिर बात करें तो आपके VKSU में जो है क्वेश्चंस कैसे पूछा गया था, तो क्वेश्चंस पूछा गया था कि लिपि क्या है, इसकी उपयोगिता को लिखे। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि नहीं, यहां पर देखिए मैंने आपको बताया है कि लिपि जो होता है ये क्या होता है, और इसके महत्व या फिर इसकी उपयोगिताओं के बारे में भी मैंने अभी आपको यहां पर पढ़ाया है। तो आप आराम से लिख सकते हो क्वेश्चंस को, और जब इतना चीज आप लिख देते तो आपको 10 नंबर मिल जाता। बताइए इतना आसान कोई क्वेश्चन होता है कि। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल है कि लिपि क्या है, इसकी उपयोगिता। तो सेम चीजों को यहां पर क्या किया गया है, यहां पर देखिए तो बस एक थोड़ा सा जो है भाषा को चेंज किया गया है, और इसको सेम में मुंगेर, पाटलिपुत्रा और VKSU में पूछा गया था। आगे बच्चे लिपि क्या है, इसके विकास और इसकी उपयोगिता को समझाइए, ठीक है। तो देखिए इसके विकास क्रम के बारे में बताया कि कैसे जो है लिपि का विकास होता है, यहां पर देखिए, और भारत में इस लिपि का विकास कैसे हुआ, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद बच्चे बात करेंगे तो देखिए यहां पर इसकी उपयोगिता यानी कि इंपोर्टेंस को भी मैंने यहां पर क्लियर करके बता दिया आपको कि आखिर इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि नहीं, बताइए। ये तीनों क्वेश्चन एक ही है, बस पूछने का तरीका जो है ये अलग है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जब आपसे, जैसे मान लो ये मुंगेर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, पटना यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, VKSU में पूछा गया था, तो हो सकता है मान लीजिए जिस यूनिवर्सिटी में ये पिछले साल नहीं पूछा गया रहा होगा, उस यूनिवर्सिटी में इस बार पूछ दे, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। आगे देखेंगे बच्चे, तो आगे जो आपका यहां से एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस निकल के आता है, वह आपके लिपि और भाषा का अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, 5 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं बहुत आसान तरीके से कि लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है। तो देखो इसको सबसे पहले तो आप दो तरीका से लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर पाई चार्ट बना के लिखा है, आप वैसे लिख सकते हो, या दूसरा बच्चे बात करें तो आप पहले जो है भाषा के बारे में लिख दीजिए, जो बात लिखना है पॉइंट दर पॉइंट, और इसके बाद जो है इसके बाद आप क्या करेंगे, लिपि के बारे में फिर नीचे से पॉइंट दर पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, समझ जाएंगे तो भाई कैसे भी लिखना हो तो लिख लेंगे। जैसे बात करें बच्चा जी भाषा की, तो देखो भाषा जो होता है यह सुनने वाला चीज होता है,
ठीक है, भाषा को क्या करते हैं हम लोग, सुनते हैं। लेकिन लिपि जो होता है यह देखने वाला चीज होता है। कहोगे सर कैसे? तो जैसे मान लीजिए लिपि है, तो आप कोनो भी लिपि को लिखिएगा, जैसे हिंदी लिपि होगा आपका, ठीक है, या फिर बात करें आपका अंग्रेजी लिपि है, तो लिपि को आप लिखोगे और लिखा हुआ चीज सुना नहीं जाता है। लिपि मतलब लिखना, तो लिखना, लिखा हुआ चीज सुना नहीं जाता है, लिखा हुआ चीज जो है प्यारे बच्चे देखा जाता है। और ये आपकी भाषा है, तो भाषा तो लोग के मुंह से निकलता है, तो मुंह से निकलल बोली को तुम देखोगे थोड़ी, उसको सुन सकते हो। तो आप कहोगे भैया भाषा जो होता है ये क्या होता है, ये सुनने वाला चीज होता है, लिपि जो होता है आपका देखने वाला चीज होता है। वहीं पर बात करें, देखिए आपकी भाषा जो होती है बिल्कुल स्वतंत्र होती है। कहोगे सर कैसे? तो मान लीजिए आपको कुछ बोलना है, तो हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते कभी हिंदी बोल रहे हैं तो उस बीच में इंग्लिशो बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं। तो वैसा स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारी जो भाषा होती है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन वहीं पर लिपि की बात करते बच्चे, तो लिपि जो होता है ये हमारे भाषा पर निर्भर करता है। कहोगे सर कैसे? तो जैसे मान लीजिए यह भाषा पर इस प्रकार से निर्भर करता है कि हिंदी में अगर चीजों को लिखे हैं तो इसकी मात्र एक ही गो लिपि होगी, वह होगा देवनागरी, होगा कि नहीं। अगर कोई चीज इंग्लिश में लिखा है तो ओकरा एक ही गो लिपि हो सकता है, वह कौन हो सकता है, रोमन। तो ये किस पर डिपेंड किया बच्चे, ये आपके भाषा पर डिपेंड किया, कौन, लिपि। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे से यहां पर याद रखिएगा कि जो आपकी भाषा होती है ये भाषा बिल्कुल अस्थायी होता है। भाषा अस्थायी क्यों होता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नहीं, देखो जवान से निकली बोली या बंदूक से निकलल गोली वापस नहीं आता है। उसी प्रकार से जो है प्यारे बच्चे, आप जब कोई भी भाषा बोल देते हो ना, तो वो बोलने के बाद जो है ये क्या होता है, इस एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, तो समा जाता है। तो उसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि लिपि जो है, ठीक है, लिपि जो है भाषा जो है आपका क्या होता है, अस्थायी होता है। लेकिन लिपि क्या होता है, ये अस्थायी होता है। अब लिखे हुए चीजों को, ठीक है, लिखे हुए चीजों को, ये तो बिल्कुल यहाँ पर अस्थायी है कि नहीं, यहां से तो ये कहीं भाग नहीं सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिपि जो होता है आपका क्या होता है प्यारे बच्चे, ये अस्थायी होता है। आगे देखेंगे तो आपकी भाषा जो होती है बिल्कुल छोटी होती है, लेकिन आपका जो लिपि होता है यह भाषा का एक विस्तृत रूप होता है। सपोज कीजिए कैसे, तो देखिए अगर मैं बात करूं भाषा के विस्तृत रूप की, तो भाषा का विस्तृत रूप लिपि इसलिए होता है, जैसे मान लो हिंदी की हम बात करते हैं, तो हिंदी की बात करते हैं तो मान लीजिए इसमें जो भी चीज लिखा होगा सबके सब किस लिपि में होगा, देवनागरी लिपि में होगा। तो यहां पर कोई भी चीजों का लिमिटेशन नहीं, बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये भाषा का एक विस्तृत रूप हो जाता है। लेकिन मान लो भाषा की बात करते हैं तो भाषा बहुत छोटा होता है। अब हमको जिस टॉपिक पर जितना ही बोलना होगा हम उतने बोलेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए जो है भाषा का क्या होता है, एक बाउंडेशन होता है, वो छोटी होती है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो आगे यहां से एक और पॉइंट्स निकल कर ये आता है कि हमारी जो भाषा होती है यह, इसके माध्यम से हम अपनी विचारों को और अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, तो व्यक्त कर पाते हैं। किसके माध्यम से, तो बोल करके व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन यहां पर जो लिपि है इसको हम लोग जो है इसको हम लोग लिख करके व्यक्त करते हैं। क्या करके व्यक्त करते हैं बच्चे, लिख करके, ठीक है। तो आप ये 5 पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये 5, जब भी आपसे ये क्वेश्चन 5 नंबर के पूछेंगे, आप 5 पॉइंट्स लिख दोगे आराम से, जो है आपके 5 नंबर यहां पर रखे हैं, है कि नहीं। बहुत सिंपल चीजें मैंने लिखा है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए अच्छे से। चलिए बच्चे बात करेंगे आगे देखेंगे हम लोग। तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक आपका कहता है कि भाषा और लिपि में क्या संबंध है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस आप एक आराम से समझ सकते हो कि आपके लिपि और भाषा में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है। तो जब संबंध की बात करते हैं तो सीधा सीधा आप कहिएगा कि जो आपका लिपि है बच्चे, क्या है, आपका लिपि है, और जो आपकी भाषा है यह एक दूसरे का क्या माना जाता है, तो एक दूसरे का पूरक माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे, मतलब इसके बिना ना ये रह पाएगा, इसके बिना ना ये रह पाएगा। कहते हो ना कि हम तो तोरा बिना रह ही नहीं सकते हैं, तो वह बात है। यहाँ पर लिपि जो है भाषा के बिना नहीं रह सकता है, और ना भाषा जो है लिपि के बिना रह सकता है। तो मतलब क्या इसका अर्थ निकाला जा सकता है, तो सिंपल सी बात है। देखो आप 2 पॉइंट्स को अगर अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपको जो है इसके बीच का संबंध पता चल जाएगा। जैसे मान लो विश्व की वो कोई भी भाषा हो, ठीक है, भाषा की बात करते हैं तो यहां पर देखिए वो विश्व का कोई भी भाषा हो, जैसे मान लीजिए हमारा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू, फारसी, ठीक है, आपके तुर्क, जो भी आपकी भाषाएं हैं, ठीक है, उन सभी भाषाओं की बच्चे बात करें तो उन सभी भाषाओं की अपनी अपनी एक लिपि होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम चाहे तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। सपोज
कहोगे सर एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा दीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समझो एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज करो कि आपका ये हिंदी है, ठीक है। अब ये हिंदी सब्जेक्ट है बच्चे, तो हिंदी में यहां पर देखिए इसको हम देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन जैसे मान लो हिंदी में मैंने लिखा राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो सिंपल सी बात है कि यह देवनागरी में लिखा गया है। लेकिन इसी चीज को तो हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, राम इट्स अ मैंगो। तो बताइए राम इट्स अ मैंगो लिख दिया तो इसकी लिपि चेंज हो गई। भाषा तो वही है कि नहीं, भाषा तो हमारा वही है, राम आम खाता, इसका भी अर्थ राम आम खाता ही होगा। लेकिन क्या हुआ बच्चे, यह आपकी लिपि को चेंज कर दिया क्योंकि यह इंग्लिश में आ गया। उसी प्रकार से इसको आप कन्नड़ में लिख सकते हैं, रोमन में लिख सकते हैं, गुजराती में लिख सकते हैं, बंगाली में लिख सकते हैं, आप जिस तरीके से लिखना चाहो उन सभी लिपियों में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो यह बात आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई भी भाषा होगी, विश्व की वो कोई भी भाषा, उसकी अपनी एक लिपि तो होती है, लेकिन आप चाहो तो उसको जो है अलग अलग लिपियों में कन्वर्ट कर सकते हो। और उसी प्रकार से बच्चे जो आपकी लिपि होती है, लिपि जो है यह भी हर भाषाओं की होती है कि नहीं। लेकिन अगर आप चाहो तो इस लिपि को किसी भी भाषा में चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा यहां पर, भाषा को लिपि में चेंज किया जा सकता है, लिपि को बच्चे जो है भाषा में चेंज किया जा सकता है। तो आप बताइए ये दोनों एक दूसरा के बिना रह सकता है, नहीं रह सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है लिपि और भाषा का जो है संबंध ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए बच्चे देखिए यहां से पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पेपर में क्वेश्चन पूछता है भाषा और लिपि जो है एक दूसरे का पूरक है, कैसे, शॉर्ट टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइए आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं लिख लीजिएगा, है कि नहीं। तोरा बिना ना हम रह सकते हैं ना हमरा बिना तू, लिख सकते हो कि नहीं। उसी प्रकार से देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा तो भाषा और लिपि में विभेद करे। विभेद करने का मतलब यहां पर यह है कि इसके बीच में अंतर आपको कह रहा लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अंतर ऐसे लिखोगे, अभी मैंने आपको ये 5 अंतर जो बताए हैं भाषा और लिपि के, तो आप आराम से लिख सकते हो। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बताइए एक बार कॉमेंट करके बच्चे, जो आज की जो जितनी भी टॉपिक रही है ये सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। फटाफट से एक बार कमेंट्स करके बताइएगा कि ये सारा टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको भाषा के बारे में पढ़ाया है, लिपि के बारे में पढ़ाया, आज भाषा नहीं भाषा तो कल कर लिए थे, है ना। जैसे कि मैंने आपको लिपि के बारे में पढ़ाया, ठीक है। इसके बाद जो है लिपि की परिभाषा बताया, आपको लिपि के आवश्यकताओं के बारे में बताया, क्या इसकी जो है आवश्यकता है, इसको हम लोग जो है इसका विकास किस प्रकार से हुआ इसको देखें। फिर बात करते बच्चे तो लिपि और भाषा में जो है क्या अंतर है, हम इसके अंतर को देखें, और इसके बाद जो है लिपि और भाषा में क्या संबंध है बच्चे, इसको देखें। ये सारा टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए बच्चे सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए लाइक करके और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी एक बेहतरीन कंटेंट जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी आपके ग्रेजुएशन लेवल का। तो आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, ताकि हर बच्चे जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। पूरे बिहार और पूरे इंडिया के बच्चे आप कोई भी एक क्लास को ले सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। विशेष आइए मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।